कि हो समझदार तो समझदारी दिखानी है, कि अगर हो समझदार तो समझदारी दिखानी है, अगर हो वफादार तो वफादारी दिखानी है। और मत कर समय बर्बाद यूं लड़ाई झगड़ने में, कि मत कर समय बर्बाद यूं लड़ाई झगड़ने में, ये छोटी सी जिंदगी है ये कहाँ वापस आनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। जी हाँ, लड़ाई झगड़ा यानी हिंसा, घरेलू हिंसा, सबसे बड़ी जो समस्या होती है इंसान के जीवन में वो होती है घरेलू हिंसा। जब जीवन में घर में लड़ाइयाँ हों, घर में परेशानियाँ हों तो जीवन अच्छे से नहीं चलता। तो ऐसे में क्या करें, क्या कानूनी तौर पर भी इसके कुछ उपाय हैं? अगर आपको कानून पता है, कानून की जानकारी है, तो कई घरेलू हिंसा से आप बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे पैनल पर, हमारे स्टूडियो में एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार। आप हमारा साथ दे रहे हैं, आज आप हमारे साथ हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर घर में कुछ न कुछ समस्या हैं और इन समस्याओं को कानूनी तौर पर एक नाम दिया जाता है घरेलू हिंसा। सर, आप कानूनी भाषा में हमें थोड़ा सा समझाएं कि घरेलू हिंसा एक्चुअल में क्या होती है, लोग उसको कैसे समझें कि ये हमारे साथ हिंसा हो रही है और इसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। जी देखिए, घरेलू हिंसा जैसा कि उसके शब्द से क्लैरिफाई हो रहा है कि किसी परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य होता है जिससे एक दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो घरेलू हिंसा के कैटेगरी में आता है। जी जी। अब घरेलू हिंसा में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, जैसे किसी की कोई पत्नी है, उसको कुछ पैसे देने हैं, वो नहीं दे रहे हैं, तो वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आ गया। उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, घरेलू हिंसा बन गया। उसको फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं तो घरेलू हिंसा बन गया। या फिर कोई पत्नी है, वो अपनी सास को परेशान कर रही है, तो वो भी घरेलू हिंसा है। या कोई घरवाला किसी एक दूसरे को, यानी फैमिली के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एक दूसरे के वजह से, वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आती है। सर, आपने कहा कि महिलाएं परेशान हो रही हैं जी, क्या ये घरेलू हिंसा बच्चों पे भी हो सकती है या पुरुषों पे भी हो सकती है? डेफिनेटली बच्चों पर होती है। मान लीजिए किसी बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो भी घरेलू हिंसा है। अच्छा। बच्चे के प्रति। अच्छा। यदि कोई बच्चा है, वो अपने घर में कुछ अधिकारों से वंचित है, उसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, उसके लिए शिक्षा ठीक से नहीं हो रही है, तो वो उसके प्रति भी हिंसा है माँ बाप की। तो उसके लिए भी रोकथाम का जो कानून है वो बना हुआ है। आपने कहा कि एजुकेशन नहीं मिल रही, वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। एक बच्चे को एजुकेशन नहीं दी जा रही है, बच्चे पे क्या राइट है उसको एजुकेशन को लेने के? देखिए, वैसे तो जब मजिस्ट्रेट होते हैं, एक घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो उस एक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो चाहें तो खुद भी उस चीज़ का संज्ञान ले सकते हैं और बच्चे के लिए जो उसके राइट हैं उसको दिला सकते हैं। अच्छा, अगर कंप्लेंट नहीं होती तो भी पुलिस या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कानूनी तौर पर किसी काम में को कर रहा है, तो वो इस पर संज्ञान ले सकता है। जी सर, क्या पुरुषों के प्रति भी कानून इस तरह की हिंसा हो सकती है? हाँ बिल्कुल, पुरुषों के प्रति कानून तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है भारत के अंदर, पर यह है कि उनके प्रति जो हिंसा होती है उसको लेके वो रेमेडी जरूर सीख कर सकते हैं। अच्छा जी, और उसके लिए कानून बनाए गए हैं कुछ। इसमें सपोज कीजिए किसी के प्रति हिंसा हो रही है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। इस तरीके से कानून बनाए गए हैं। कंप्लेंट भी कर सकता है, उसमें भी उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, केस होंगे, इस तरीके का। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, उसको खुद शिकायत करनी है, कोई दूसरा कर दे? अगर कर दे तो कहाँ करे? वही जैसे हमने कंप्लेंट वाले के उसमें आप चैनल में डिस्कस किया था कि कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। कोई भी कर। तो किसी के घर में हिंसा हो रही है तो उसका पड़ोसी है, वो देख रहा है किसी घर में हिंसा हो रही है, तो उस कंडीशन में पड़ोसी जाके भी कंप्लेंट कर सकता है। लोकल थाने में कंप्लेंट की जा सकती है। जी। वैसे इसके लिए अगर किसी महिला के लिए अगर क्राइम हो रहा है महिला के अगेंस्ट में, तो इसके लिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बनाए गए हैं। तो CW सेल्स होते हैं, उनमें आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। जी 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 जी। सर, कौन कौन से केस बनते हैं घरेलू हिंसा में जब आदमी इस तरह की हिंसा कर रहा होता है, चाहे वो पुरुष करे, महिला करे या किसी बच्चे के प्रति हो रहे? देखिए, संविधान के अंदर, जैसे हमने संविधान के टॉपिक में डिस्कस किया था कि संविधान में महिलाओं के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को दिया गया है। एक स्पेसिफिक प्रोविजन वो उनके लिए बना सकती है। जी। उस अधिकार का इस्तेमाल करके एक एक्ट बना, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जी जी।
अब इस एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि अगर किसी भी महिला के प्रति कोई क्रूरता होती है, वो हिंसा की कैटेगरी में आ रही है, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति एक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। CAW सेल में आप कंप्लेंट दर्ज करा लो। उसके लिए कुछ टोल फ्री नंबर्स भी हैं, उन टोल फ्री नंबर से भी कॉल किया जा सकता है, या कहीं समझ में ना आए तो आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते हो, वो तो सबसे ईजी है। तो वहाँ पुलिस आएगी, वो उस पर फिर कार्रवाई करती है। सर कुछ घरेलू रेमेडीज़ भी हैं जो घरेलू हिंसा को बगैर कानून का के पास जाए या बगैर पुलिस के पास जाए, कोई फैमिली में बैठकर, या कुछ लोग होते हैं जो समाज के होते हैं उनमें ऐसा कुछ? हाँ, ये सबसे अच्छा एक उपाय होता है कि आजकल तो थोड़ा कम है, बट पिछले समय के अंदर अगर हम देखेंगे तो फैमिली जॉइंट होती थी। हाँ। जॉइंट फैमिली के अंदर ये चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाया करती थी जी जी। कि भाई बदनामी हो जाएगी, बाहर जाना ठीक नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। हाँ, अगर बड़ों की सहायता ली जाए तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट जल्दी हो सकती हैं, बजाय कोर्ट में जाने के या पुलिस में जाने के। सर आपने बड़े सारे केसेस देखे, मैं देखता हूँ आप क्रिमिनल बहुत सारे केसेस देखते हैं, फैमिली केसेस देखते हैं। घरेलू हिंसा और एक क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, खतरनाक कौन सा है? ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है। घरेलू हिंसा क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनको जन्म देते हैं। अच्छा। घरेलू हिंसा के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होंगी। अब वो छोटी छोटी चीज़ें कई बार विकराल रूप धारण कर लेती हैं। किसी को मार दिया, आप लोग देखते हैं कि कई बार डाउरी को लेकर भी जला दिया जाता है, सुनने में आता है। तो उसमें फिर जो है उसी तरीके से उस केस को ट्रीट किया जाता है। वो हार्डकोर क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसमें पनिशमेंट है, बहुत बड़ी पनिशमेंट है। तो इन केसेस से बचने के लिए, इन चीज़ों को बचने के लिए थोड़ी सी सहनशक्ति हमें डेवलप करने की ज़रूरत है और बड़ों की सलाह लेने की ज़रूरत है जी, जिससे हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें। सर आप इतने सारे केसेस देखते हैं, कुल मिला के ऐसे केसेस में क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ना समझना, या एक दूसरे का किसी का बीच में आ जाना, ये इनमें से क्या क्या? मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग का ही केस होता है कि जनरली हम कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। अच्छा। और कई बार उसी चीज़ को लेके दूसरा जो कोई तीसरा है वो उसके अंदर पिन कर देता है, वो उस पर से फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को घर में बैठकर ही 4 लोगों से बात करके, अपने परिवार में बात करके उस चीज़ को सुलझा लेना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक खास बात निकल के आई कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको एक दूसरे से कहीं कोई टेंशन चल रहा है फैमिली में लेकर, और वो कहीं घरेलू हिंसा में कन्वर्ट हो सकता है, होने वाला है या हो गया है, तो उसका सही सॉल्यूशन यही है कि आपस में बैठ के बात कर ली जाए, एक दूसरों की बात को समझाया जाए। अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे का कन्वर्जन नहीं कर पा रहे तो फैमिली को बैठा लिया जाए। ये सबसे अच्छा उपाय है जो वकील साहब ने हमें अभी बताया। ये एक ऐसी रेमेडीज है जिससे बहुत सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। सर इन केस अगर कुछ नहीं हो रहा और घरेलू हिंसा इतनी बढ़ गई है कि क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें नशा करने के बाद पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं जी। उस केसेस में घरेलू हिंसा को ख़त्म करने के लिए कानून क्या मदद देता है और कैसे मदद लेनी चाहिए? देखिए, जब घरेलू हिंसा होता है तो मैंने अभी भी जैसे बताया कि सबसे पहले हम एक कंप्लेंट करते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में। एक गवर्नमेंट ने एक लॉ का प्रोसीजर बनाया हुआ है। उस प्रोसीजर के तहत जब हम कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ पर काउंसलिंग ही की जाती है। अच्छा। काउंसलिंग में दोनों को यही समझाया जाता है कि आप इन चीज़ों को ख़त्म करें, और वही काम हम घर पे भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो फैमिली में बैठ के 4 लोग डिस्कस कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बढ़ गई है, कानून तक बात पहुंच गई है, तो फिर CAW सेल बने हुए हैं, वहाँ जाके उनकी काउंसलिंग होती है जी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर FIR होती है और फिर पनिशमेंट मिलती है। सर आपने कहा ये वुमेन सेल है। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि क्या बच्चों के लिए भी वुमेन सेल में ही जाना पड़ेगा या किसी पुरुष के साथ कोई दूसरा पुरुष कानून इस तरह की हिंसा कर रहा है, जैसे बेटा अपने बाप के साथ कर रहा है जी। या महिलाएं पुरुष के साथ कर रही हैं, तो उस कंडीशन में पुरुष को क्या करना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज कीजिए कि महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो वो वुमेन सेल में जा सकती है, CAW सेल जिसको हम बोल रहे हैं। जी जी। मान लीजिए किसी पुरुष के साथ हो सकती है तो वो कोर्ट की शरण ले सकता है। उसके लिए हमने एक क्रिमिनल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, 156(3) का केस आप फाइल कर सकते हो और FIR के लिए कंप्लेंट कर सकते हो वगैरह वगैरह। अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका बेटा उसके प्रति क्रुएल्टी कर रहा है तो उसके पास भी रेमेडी है। वो उनसे मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं 125 सेक्शन में CRPC में, और मेंटेनेंस के अलावा उनके खिलाफ कोई और भी चीज़ें हो रही हैं तो वो उनसे भी कंप्लेंट करके और अब उसकी रेमेडी ले सकता है। इट मीन्स अगर किसी पुरुष के साथ हो रहा है तो उसको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी। वुमेन केसेस में वुमेन सेल बना रखा है। वुमेन सेल बना रखा है, वहाँ पर भी काउंसलिंग ही होती है। वहाँ भी बेसिकली वो काउंसलिंग करके इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सर अभी आपने बताया कि महिलाओं के लिए वुमेन सेल है, तो क्या पुरुष लोगों के लिए भी कोई इस तरह का सेल बनाया गया है जिसमें वो अब सहायता ले पाए?
पुरुषों के लिए ऐसा कोई सेल बनाया नहीं गया है, हालांकि कुछ पुरुष जो है इसके लिए बहुत सारी डिमांड कर रहे हैं, कुछ इन्होंने संस्थाएं भी बनाई हैं, लेकिन हाँ अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है, लीगली ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। सर सरकार की नज़र में महिला पुरुष बराबर हैं? हाँ बराबर हैं, नो डाउट, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बराबर हैं, और लेकिन ये है कि महिलाओं को थोड़ा सा दबा के या ऐसा कुछ कह सकते हैं कि आप रखा गया है उनके प्रति। आज के ज़माने में भी गांव एरिया में अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रूरल्टी होती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को ओवरऑल देखना होता है, ये नहीं है कि शहर में कम हो रही है या गांव में ज़्यादा, तो वो ये देखते हैं कि ओवरऑल ज़्यादा हो रही है तो उस चीज़ के लिए लॉ बनाया जाता है। पुरुषों के प्रति इतनी क्रूरल्टी नहीं होती है आज की डेट में भी। सर इस तरीके से तो कुछ महिलाएं फ़ायदा भी उठा रही होंगी झूठे केस बना के? हाँ फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन ये है कि जब उससे निकल जाते हैं तो फिर पुरुषों के पास जीवन तो थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन पुरुषों के पास फिर लीगल रेमेडी है, वो अपना उनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं। अगर कोई महिला इस तरह का कोई केस कर देती है जिसे लगता है कि वो झूठा है, उस कंडीशन में एक पुरुष व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर कोई महिला इस टाइप का केस कर दे तो उस कंडीशन में वो उस केस को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकता है और उस केस को ख़त्म करा सकता है, और जब वो केस ख़त्म हो जाए तो उसके पास और रेमेडी है कि वो उससे कंपनसेशन भी ले ले। तो ऐसा नहीं है कि रेमेडी नहीं है, चीज़ों को बैलेंस किया गया है, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। अगर घरेलू हिंसा हो रही है, जी। चाहे वो महिला के प्रति सही या पुरुष के प्रति सही, साबित कैसे किया जाए? क्योंकि जब हिंसा हो रही है जरूरी नहीं कोई वीडियो बना पाएगा जी। या ऐसा है, तो ऐसे ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिससे महिला भी याद रखें, पुरुष भी याद रखें, बच्चे भी याद रखें, जिससे कि उनके साथ जब हिंसा हो रही है तो वो उसका एविडेंस या प्रूफ कोर्ट में या पुलिस के सामने दे पाए? देखिए घरेलू हिंसा में बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, जैसे मैंने बताया कि मानसिक पीड़ा अगर किसी को हो रही है तो वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आती है। जी। किसी घर में लड़ाई हो रही है तो वो घरेलू हिंसा कैटेगरी में आती है। और हम ये देखते हैं कि आस पड़ोस में कोई बंदा रहता है तो उसके आस पड़ोस में सभी लोग होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होगा लेकिन आस पड़ोस वाले को जरूर ये पता होता है कि इसके घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो वही लोग जो है इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हाँ इनके घर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जी। या फिर उस घर के अंदर कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त यार है, वो जाते रहते हैं तो वो इन चीज़ों को प्रूव कर पाते हैं। एविडेंस के तौर पर जी, पड़ोसी, रिश्तेदार, इन सब की मदद लेने की जरूरत जी, है। इन सब की मदद की लेने की ज़रूरत है, और अगर कुछ रिकॉर्डिंग्स या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हम कर सकते हैं तो वो भी एविडेंस एक्ट के अंदर जो है कारगर साबित होता है आगे जाके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके साथ लगता है कि ऐसी कोई घटना हो रही है जिससे आप परेशान हैं, जीवन में कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में उस कंडीशन में आपको एविडेंस भी इकट्ठा करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, कोर्ट को नहीं पता आपके फैमिली में, आपके घर परिवार में क्या चला, उनके लिए दोनों इक्वल हैं, तो अगर आपको अपनी बात साबित करनी है तो कुछ एविडेंस भी इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो आप एविडेंस भी इकट्ठा करिए अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी हो रही है। भगवान ना करे, खुदा ना करे कि आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी हो, और परेशानी अगर हो भी रही है तो हमने अभी आपको रेमेडीज़ बताई, वकील साहब ने आपको रेमेडीज़ बताई कि उसको घर में बैठ के ही सुलटा लिया जाए या फिनिश कर लिया जाए, तो वो अपने आप में बहुत बेहतर रहेगा। सर अभी आपने बड़ी सारी चीज़ें बताई, एक बार हमें फिर से बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें घरेलू हिंसा की कैटेगरी में रखी जाती हैं, कब व्यक्ति मान ले कि मेरे साथ ये घटना जो हो रही है वो घरेलू हिंसा है। फैमिली के अंदर कोई भी क्राइम जैसी कुछ चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए एक पुरुष और एक महिला हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, वो इस घर में रहते हैं, उनकी जॉइंट फैमिली भी है, उसके अंदर सास ससुर हैं, ननद है, देवर हैं, सब मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब उस महिला के प्रति छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार उसको खाना नहीं दे रहे, कई बार उसको बाहर जाने से रोक लिया, कई बार उसको जॉब करने से रोक लिया, उसको पैसे की तंगी आ गई है, पैसे उसको नहीं दे रहे, हालांकि उसका राइट है कि उसका हस्बैंड जो है उसको मेंटेन करे, लेकिन वो नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो वो ये सब चीज़ें जो हैं उसके प्रति घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आती है। ये महिला के प्रति बताएं। जी। बच्चों के प्रति बताएं हम। बच्चों की जैसे मैंने कहा ना अभी कि एक एजुकेशन ही दिला रहे हैं आप उसको, उसके जो डेली रूटीन की चीज़ें जैसे कपड़े हैं, फूड है और उसके नेसेसरी आइटम्स होते हैं, ये सब नहीं दिलाना उस कैटेगरी में आता है। सर अब बुजुर्गों के प्रति बताएं। बुजुर्गों के प्रति उनको खाना न देना, उनको परेशान करना, गाली गलौज करना, जैसे महिलाओं को मेंटेन किया जाता है वैसे ही बुजुर्ग भी एक समय ऐसा आ जाता है जब उनकी इनकम का सोर्स खत्म हो जाता है, तो वो अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की उन्होंने अपने बच्चों पे लगाई है, तो फिर बच्चों का फ़र्ज है कि वो उनको संभालें। अब एट दी एंड वो उनको संभाल नहीं रहे हैं तो उनके लिए रेमेडी दी गई है कि वो अपना मेंटेनेंस उनसे क्लेम कर सकते हैं। सर अंत में पुरुषों को कोई नहीं पूछ रहा, पुरुषों के लिए भी बताएं कि उनको किस कंडीशन में घरेलू हिंसा की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्या उनके साथ हो रहा है कुछ? देखिए जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कुछ जैसे सपोज कीजिए कि उनका जो लीगल राइट है, लीगल राइट जैसे सेक्सुअल रिलेशन का लीगल राइट है वो नहीं हो रहा है, तो वो एक घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है।
उनका ये राइट है कि जब वो घर पे आते हैं तो उनको खाना पीना जो है ठीक ठाक मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है तो वो भी घरेलू हिंसा की कैटेगरी में। जी, जी। हालांकि इस चीज़ के लिए कोई लीगल लॉ अभी तक बना नहीं है, अच्छा, तो वो उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते कि मैं घरेलू हिंसा के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं और घरेलू हिंसा में मैं इस चीज़ को रेमेडी ले लूँ। तो वो रेमेडी भी नहीं ले सकते? रेमेडी नहीं ले सकते, डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अच्छा, देखिए कुछ ज़्यादा खास नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रश्न था तो मैंने पूछ लिया और आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। क्या घर में रहते हुए दो व्यक्ति आपस में, हस्बैंड या वाइफ या फादर बेटा, रहते हुए ही घरेलू हिंसा का केस फाइल किया जा सकता है साथ रहते हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि लिबर्टी दी गई है कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ। मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर कोई हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है और पत्नी का जो रेजिडेंस है वो यहाँ से चली जाती है, यहाँ से जाके वो बेंगलोर में जाके रहने लग जाती है, तो वो बेंगलोर में केस फाइल कर सकती है, या किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में, हमारे देश के किसी भी पार्ट में जहाँ वो रहती है वहाँ से वो अपना केस फाइल कर सकती है। ये उनको सहूलियत दी गई है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। राइट सर, मेरा प्रश्न में कुछ इस तरह से भी पूछना चाह रहा था इसको कि दोनों साथ रहते हैं तो क्या एक दूसरे पे घरेलू हिंसा का केस कर सकते हैं? वाइफ कर सकती है, हस्बैंड तो कर ही नहीं सकता। साथ रहकर, मतलब एक ही परिवार में रहते हैं और केस भी चल रहा है? कर सकते हैं, और केस में उनको कुछ रेमेडीज लेनी होती हैं। जैसे मान लीजिए घरेलू हिंसा होती क्या है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा तो वो मेंटेनेंस सीख करते हैं। अगर उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा तो वो उस चीज़ को उसमें बताते हैं, फिर वो दिया जाता है। या उनके साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है कि इनको परेशान ना किया जाए, कोई मारपीट हो रही है तो वो खत्म हो जाए। तो जो चीज़ हो रही है उसी चीज़ को रोकने के लिए ही घरेलू हिंसा का केस फाइल होता है। राइट सर, केस फाइल करने का एक प्रोसेस और बताएं। केस फाइल करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको एक एडवोकेट हायर करना है और आपका जो केस है वो महिला कोर्ट में फाइल होगा। मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ पर, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होता है उसके सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, और वहाँ पर जाके आप कुछ चीज़ें मांगते हैं, मेंटेनेंस मांगते हैं, रेजिडेंस ऑर्डर मांगते हैं। अगर आपके पास आपको घर से निकाल दिया गया ससुराल से, आप रह रहे हैं तो वहाँ प्रोटेक्शन मांगते हैं कि मुझे कोई निकाले नहीं और मेरे साथ घरेलू हिंसा बंद हो। ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं। सर, घरेलू हिंसा का केस करने के लिए कुछ तड़के की ज़रूरत है क्या, या सच में अपनी बात बोल के भी आपको अपने राइट्स मिल सकते हैं? नहीं, तरीके की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के साथ वाकई में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ को रेमेडी ले सकता है, उसमें तरीका कुछ नहीं अपनाना। जो विक्टिम है वो है। हमने देखा है कि जब महिलाओं को परेशानी एक होती है लेकिन वो 10 लिखवा देती हैं, तो एक हो सकता है कि उनको 10 के चक्कर में वो एक का भी बेनिफिट ना मिल पाए, या 10 के चक्कर में जिस व्यक्ति पर या माँ बाप पर जो केस किया जा रहा है या माँ बाप बच्चों पर कर रहे हैं तो उसमें उनको कुछ ज़्यादा ही टॉर्चरनेस हो जाए। डोमेस्टिक वायलेंस उन महिलाओं के लिए बनाया गया है बेसिकली जो कि परेशान है। अब मिसयूज़ हर एक चीज़ का होता है, वर्ल्ड में आप देख लीजिए, कोई लॉ बनाया उसका मिसयूज़ तो होगा ही, थोड़ा बहुत होता है। अच्छा। लेकिन हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, हालांकि वो उन महिलाओं के लिए है जो वाकई में पीड़ित है। अच्छा जी, और ये आप डाटा देख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा देख लीजिए, महिला इनका सब डाटा देखेंगे तो पता लगता है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो पीड़ित हैं वाकई में। जी। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो दूर दराज गांव में रहती हैं, एरिया में रहती हैं, तो वो उन कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। सर, ये वाली बात हमने की लोगों की तरफ से। आप एक अच्छे एडवोकेट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, हाई कोर्ट देख रहे हैं, सिविल कोर्ट देख रहे हैं, आप मजिस्ट्रेट्स को भी देख रहे हैं। आप सबका नज़रिया क्या रहता है इन केसेस को देखते हुए? इनमें हम लोगों का नज़रिया ये रहता है कि जुडिशरी जो है तुरंत इन लोगों की हेल्प के लिए आगे आती है। इसके लिए बहुत अच्छे प्रोविजंस बने हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस में कि जब हम कोई केस फाइल करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, वो भी इस केस में अपॉइंट होता है और वो सारी चीज़ों को इंश्योर करता है कि उस महिला को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। और अगर वो महिला किसी तक नहीं पहुंच पा रही तो उस प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर होता है, वो उनको कॉल करे, वो सारी सुविधाएं उनको घर पर प्रोवाइड करा देते हैं। फिर ये होता है कि दूर दराज गांव है, गांव एरिया में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम रहती हैं, इतनी सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की भी ज़रूरत है कि गांव एरिया के अंदर थोड़ा सा जाए और उनको थोड़ा समझाया जाए कि आपके कुछ राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं। अब इस चैनल के माध्यम से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, गाँव एरिया में ही पहुँचेगा। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को भी चलानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है उन लोगों को आप अपनी तरफ से वकील न होते हुए क्या समझाएंगे कि ये सोच के कि मैं वकील नहीं हूँ और किसी के साथ ये अगर हिंसा हो रही है तो बगैर कानूनी चीज़ों के आप क्या सलाह देना चाहेंगे? घरेलू हिंसा का जो सबसे बड़ा जो जिसको जड़ कहेंगे वो है ईगो प्रॉब्लम। मान लीजिए अगर हस्बैंड ने कोई बात कह दी तो वाइफ को बहुत ज़्यादा लग गई, पिंच हो गई और उसने फिर उस चीज़ को बड़ा बना लिया और वहाँ से फिर वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जी। ऐसे ही रिवर्स है उसका कि वाइफ ने कुछ कह दिया तो हस्बैंड को प्रॉब्लम हो गई, फिर वो उसका
आगे बात आगे बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, अच्छा। क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। लाइफ में इतना समय नहीं है कि 10-10 साल हम केसों में बिताएं। जी, जी। एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता है तो 10 साल आराम से निकल जाते हैं। जी जी तो ये सब चीज़ें करने के बजाय ये है कि हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और बड़ों की सलाह लें। जी शादी जब होती है तो स्टार्टिंग के अंदर 1-2 साल ऐसा रहता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट जैसे ही हम 1-2 साल 2-3 साल निकाल लेते हैं जीवन के, तो फिर सारी चीज़ों को समझ जाते हैं और समझने के बाद फिर वो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखें और जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दें, धीरे धीरे वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी सलाह दी और आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आपके जीवन में ऐसी बड़ी समस्या जो रहती है जिसकी वजह से आपका सुख चैन चला जाता है और जीवन भी उथल पुथल हो जाता है, वो समस्याएं आज खत्म हो सकती हैं। वकील साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और ये जानकारी इसीलिए दी है कि आप तक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्या नहीं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कोई, आप इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए जिसको ऐसी समस्या है, क्योंकि सबका यहाँ पर इस धरती पर सुखी रहने का अधिकार है और वो अधिकार में हम आपको थोड़ी सी मदद कर रहे हैं कि कैसे भी आप, आपका परिवार, आपके साथी लोग सब सुखी रहें, खुश रहें। यही हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है कि आपको सही जानकारी आप तक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आपको और कोई जानकारी चाहिए, हमें कमेंट लिखिए। अगर आपका इसके अलावा भी कोई प्रश्न रहता है, हमें लिख दीजिए, हम उस प्रश्न को अपने प्रोग्राम में लेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही एपिसोड आपको यहाँ पर मिलेंगे। अलग अलग विषयों पर चर्चा मिलेगी, अलग अलग कानूनी जानकारियाँ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम आपको बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बढ़े चलिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है बढ़े चलो और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है प्रेरक कानूनी ज्ञान। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और नमस्कार। बढ़े चलो।